हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस या डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, तो कर ही चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब डाइवर्जेंट और ऑसिलेट क्या होता है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ उसमें मैं, क्योंकि मैंने डाइवर्जेंट में आपको बता चुके थे कि जो भी सीक्वेंस होते हैं कन्वर्जेंट में बता चुका था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो आप लोग उससे वहां से उसको समझ सकते हैं। अगर आप वो वाला टॉपिक समझ जाते हैं कि कन्वर्जेंट क्या होगा, तो इसको आप मिनटों में या कुछ ही क्षणों में पलक झपकते भी समझ सकते हैं इसकी डेफिनेशन को देखने के बाद। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है कि एनी गिवन सीक्वेंस, कोई भी एक गिवन सीक्वेंस होगा एक्स एन यू एन, ठीक है, वी एन, जो भी आप जिससे भी रिप्रेजेंटेड हो क्वेश्चन में या आप बुक में देख सकते हैं। तो एनी गिवन सीक्वेंस विच विच लिमिट, जिसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, विच लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, यानी कि जिस विच लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, अभी बता रहा हूं मैं, पहले मैं डेफिनेशन को आपको समझा दे रहा हूं कि एनी गिवन सीक्वेंस विच लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज नॉट फाइनाइट, बस यही पॉइंट है, इज नॉट फाइनाइट, देन वी कॉल इट, तब हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, तब हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे स्टूडेंट, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। वी कॉल इट डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब मैंने आपको कन्वर्जेंट के बारे में बताया था, कन्वर्जेंट का बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन कैसे है कि एनी गिवन सीक्वेंस जिसकी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, जो कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज नॉट फाइनाइट, किसी भी मैं इसका मीन्स बता रहा हूँ, किसी भी सीक्वेंस का अगर हम लिमिट फाइंड करें, यानी कि विच लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है, अगर वो फाइनाइट लिमिट नहीं मिलती है हमको, यानी कि फाइनाइट ना मिलने के बाद या प्लस फाइनाइट, फाइनाइट नहीं मिलती यानी कि इनफाइनाइट मिलती है, माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट हो सकता है, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग मतलब यहाँ बात है, ठीक है। लेकिन अगर हमको ना फाइनाइट नहीं मिलता है, तो ऐसे कंडीशंस में हमको जितने भी सीक्वेंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए n कोई बिलोंग करता है कैपिटल N से, और हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डैश इनफाइनाइट तक जाने वाला है ये, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या है, पहली बात तो ये एक नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस है और ये बढ़ता ही जा रहा है, मैं देख रहा हूँ इनफाइनाइट टर्म तक जाने वाला। तो ऐसे सीक्वेंस में हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट तो मिलेगी इसकी लिमिट। तो इसकी अगर मैं लिमिट फाइंड करूं तो इसकी लिमिट हमको मिलने वाली है इनफाइनाइट, यानी कि फाइनाइट नहीं मिलने वाली। और यही तो मैंने आपको बताया है कि जिसकी लिमिट फाइनाइट नहीं है, इट मीन दैट इनफाइनाइट है, सीधी सी बात। जिसकी लिमिट फाइनाइट नहीं है, तो ऐसे में हमको जो मिलने वाली लिमिट होगी वो इनफाइनाइट होगी। ये इनफाइनाइट, अब ये इनफाइनाइट प्लस भी हो सकता है माइनस, यहाँ पे हमको क्या मिला, प्लस इनफाइनाइट। तो प्लस इनफाइनाइट मिलती है या माइनस इनफाइनाइट मिलती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 होता, तो इसकी लिमिट हमको माइनस में मिलती है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट। तो अब इसको आप रैपिड कैसे याद करेंगे, बहुत ही जल्दी। तो आप समझ लीजिए प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट जिसकी लिमिट मिलती है, वो सब हमारे डाइवर्जेंट सीक्वेंस के अंतर्गत आते हैं। बस इतना ध्यान दीजिए, ऐसे ही टर्म्स को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बस हो गया, ठीक है। तो ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है आप समझ गए होंगे कि जिसकी लिमिट हमको फाइनाइट नहीं मिलती है, और वो सभी जितनी भी लिमिट होंगी वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के, वो जो लिमिट हमारी कहलाएंगी प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट कहलाएंगी, और वो जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो कि प्लस इनफाइनाइट अगर माइनस इनफाइनाइट मिलता है किसी भी चीज में या लिव सीक्वेंस में, चीज में, ठीक है, तो वो जितने भी सीक्वेंस होंगे वो हमारे डाइवर्जेंट सीक्वेंस के अंतर्गत आएंगे। अब मान लीजिए किसी भी सीक्वेंस में हमको ना प्लस मिलता है, ना माइनस मिलता है, ना कोई फाइनाइट लिमिट मिलती है,
तब क्या हम कहेंगे उस सीक्वेंस को, तब हम उस सीक्वेंस को कहेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यानी कि तब हम उस सीक्वेंस का नाम दे देंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस या सीक्वेंस। पर्टिकुलर को अगर बात कर डिफाइन करेंगे तो सीक्वेंस, अगर कई सारे को बताएंगे तो सीक्वेंसेस बात हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगा, ऐसे सीक्वेंस यानी कि a sequence which is neither a sequence which is neither a sequence which is neither convergent, a sequence which is neither convergent और nor divergent, ना ही वो कन्वर्जेंट हो और ना ही अगर डाइवर्जेंट हो, तो वो जितने भी सारे हमारे सीक्वेंसेस होंगे नोन एज ऑसिलेटरी। बस हो गया। कहने का मतलब ये है किसी भी सीक्वेंस की हमको जो लिमिट मिलने वाली है, अगर वो ना फाइनाइट सीक्वेंस है तो वो हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये हम जानते हैं, और अगर वो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी नहीं आ रही है, इट मीन्स वो डाइवर्जेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को हटाते हुए यानी कि इन दोनों कंडीशन नहीं होते हुए तब उस कंडीशन में जो हम नाम देंगे उस सीक्वेंस को वो हमारा ऑसिलेटरी होगा। अब ऑसिलेटरी में भी कई सारे मतलब दो तरीके के भी होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ऑसिलेटरी क्या है। अब इसका एक एग्जांपल समझ तो लिया ये डेफिनेशन के माध्यम से, -1 की पावर n। अगर हमने कह दिया कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस है -1 की पावर n-1 यानी कि -1 टू द पावर n-1, तो इस सीक्वेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ n एक कोई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो 1-1 हमको यही मिलने वाला है। अगर इवन रखेंगे तो ये मिलेगा और प्लस रखेंगे तो भी, तो 1-1 क्या मिलने वाला 1-1 और 1-1 आप इसको सॉल्व करके देखिए आपको यही मिलने वाला है, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे 1 रखा, मैं आपको एक हिंट दिया, अगर 1 रखे तो 1-1-0 तो 1-0, ठीक है। 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा तो 1 मिलेगा। फिर 2 रखेंगे यानी कि इवन टर्म रखेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है माइनस, और प्लस टर्म और ऑड टर्म रखेंगे जैसे 3 तो 3-1 इक्वल टू 2 एंड 2-1 हो जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस का 1 हो जाएगा। तो आप समझ रहे ना, इवन टर्म रखने पर हमको प्लस का मिलेगा, और सॉरी इवन टर्म लिखने पर हमको माइनस का मिलेगा और ऑड टर्म मिलने पर यहाँ आपको प्लस मिले। तो 1-1 इसको एक्सपेंड करने पर हमको मिली। आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या इसकी लिमिट फाइंड की जा सकती है? नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि इसमें जो वैल्यू है 2 है, यानी कि इसमें जो टर्म है, टर्म समझिए आप, टर्म जो है 2 है, 1-1 और वो भी रिपीट कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका जो सेट मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा 1 और -1 का मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो सेट मिला -1 या 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक ऑसिलेट जो हमको मिला, अभी मैं बताऊंगा कि इसमें ये फाइनाइट ऑसिलेट है या इनफाइनाइट। पहले हम समझ लेते हैं ये ऑसिलेट का एक सीक्वेंस है, सॉरी ऑसिलेट सीक्वेंस है। तो ये हमारे जो सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होंगे जिसमें हमको लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि इसमें ना बता सकते ये कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, क्योंकि दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर नहीं है, ना डाइवर्जेंट ना कन्वर्जेंट। तो ऐसे सीक्वेंस ऑसिलेट में जाएंगे, ठीक है ना। अब इसी एग्जांपल में हम आगे आपको इसी एग्जांपल को लेकर समझाएंगे। उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन के रूप में फाइनाइट ऑसिलेट क्या होता है। जैसे फाइनाइट ऑसिलेट क्या होता है, फाइनाइट ऑसिलेट कुछ नहीं होता है, बस उसमें एक कंडीशन आपको ध्यान देने वाली होती है कि फाइनाइट ऑसिलेट तभी ऑसिलेट कहलाएंगे, वो फाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस तभी सीक्वेंस कहलाएगा जब उस सीक्वेंस में, कौन से सीक्वेंस में, ऑसिलेट सीक्वेंस में अगर हमको बाउंडेड मिल जाता है। समझ पा रहे हैं, बाउंडेड अगर मिल जाता है वो ऑसिलेट सीक्वेंस, कोई भी ऑसिलेट सीक्वेंस आया, जैसे मैं पिछले की ही बात कर लेता हूँ, इस सीक्वेंस में हमने ये सॉल्व किया था तो ये हमको एक सीक्वेंस मिला था, ठीक है। अगर वो हमको बाउंडेड मिल जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो बाउंडेड सीक्वेंस अगर मिल जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस में 2 कंडीशन होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसकी लोअर -1 है, अपर 1 है, ठीक है। तो ये बाउंडेड हो गया, तो ऑसिलेट तो है ही, ये तो मैं कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे बता ही दिया है, ऑसिलेट हो ही गए। तो इसका बाउंडेड सीक्वेंस क्या कहलाएगा, -1 और 1, ठीक है ना। तो ऐसे सीक्वेंस हमारे फाइनाइट ऑसिलेट होते हैं। अब अगर हम कह दें कि कोई ऐसा सीक्वेंस हो जो फाइनाइट ना हो, कहने का मतलब जिसमें बाउंडेड सीक्वेंस ना हो, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस ऑसिलेट होता है, यानी कि फाइनाइट ऑसिलेट अगर बाउंडेड ऑसिलेट नहीं है तो वो हमारा इनफाइनाइट ऑसिलेट हो जाएगा। जैसे ये वाला सीक्वेंस था, ये बाउंडेड था इसलिए हमने इसको कह दिया फाइनाइट ऑसिलेट। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ,
उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि यूएन हमारा कोई सीक्वेंस है जो कि इस प्रकार लिखा हुआ है -1 2 -3 और फिर उसके बाद 4 -5 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो -1 जो क्या है, -1 -3 ये हमारे ऑड टर्म है। आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं, इसमें कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। कहने का मतलब इसको आप एक कंबाइंड रूप में नहीं ले सकते। सीक्वेंस अपर लिमिट लोअर लिमिट इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें दो टर्म साथ में चल रहे हैं, ऑड और इवन, वो भी प्लस के और माइनस का। तो आप यहाँ पे ना कुछ नहीं बता सकते कि ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड है या नहीं। पहली बात तो ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, और जब ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो ये ऑसिलेट तो है। क्योंकि ऑसिलेट इसलिए क्योंकि इसकी लिमिट नहीं फाइंड की जा सकती। -1 और 2 1, क्योंकि ये बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, -1 प्लस का 2, तो ये एक अलग अपना एक बन रहा है सेट 6 आएगा उसके बाद, और ये जो अलग बन रहा है अपना एक सेट। तो ऐसे सीक्वेंसेस में हम ना तो एक लिमिट फाइंड कर पा रहे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस हमारे ऑसिलेट कहलाएंगे। लेकिन ये इनफाइनाइट है क्या नहीं, इसके बारे में बताने के लिए ये बाउंडेड सीक्वेंस पता करना पड़ेगा, और इसका बाउंडेड सीक्वेंस निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ना ही इसकी हमको लोअर लिमिट पता है, ना ही इसकी अपर लिमिट हम बता सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंसेस क्या कहलाएंगे, इसके ऐसे सीक्वेंसेस हमारे कहलाएंगे इनफाइनाइट ऑसिलेट। तो हमने दोनों टर्म को समझ लिया, इनफाइनाइट और फाइनाइट, और इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ऑसिलेट को भी समझ लिया। तो स्टूडेंट, आपने कन्वर्जेंट को भी समझा पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक में डाइवर्जेंट टॉपिक भी समझ लिया, ऑसिलेट भी समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरम्स निकलेंगी, इसी से ओरिजिनेट होंगे। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आगे की डेफिनेशन, आगे की थ्योरम्स को अच्छे से समझ पाएंगे। इस लेक्चर में हमने ऑसिलेट और डाइवर्जेंट और के बारे में सीखा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।